शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। बात सीमा की और सीमा पार क्या हो रहा है उसकी भी। सीमा पर पाकिस्तान और भारत आमने सामने। सीमा को लेकर 5 दिन से यह खबर लगभग पूरे देश में छाई हुई है। लोग इसी पर बात कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सीमा सच्ची है या झूठी है, साजिश के तहत आई है या वाकई सच्चे प्यार में आई है, सीमा जासूस है या नहीं है, सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया। अगली तस्वीर दिखाई। लेकिन पाकिस्तान में मातम पसरा है, पाकिस्तान में सन्नाटा छाया है। सीमा को पर फतवे जारी हो रहे हैं, सीमा के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, आतंकी आवाज उठा रहे हैं। आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है और उस पर भारत के लोग क्या कह रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। सब कुछ मिल गया, अपने मिल गए, रिश्ते मिल गए, प्यार मिल रहा है। सीमा के लिए हिंदुस्तान में बरस रहा प्यार और पाकिस्तान में मचा है मातम और हाहाकार। वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। ये कहानी है पाकिस्तान से नोएडा आई सीमा हैदर की। भारत में सीमा पर तोहफों की बरसात हो रही है। कोई शगुन में पैसा लुटा रहा है तो कोई संस्कारी सीमा को साड़ी और मिठाई दे रहा है। भाई इतनी दूर से आइए, रिस्क लेके आइए, ये बताइए, जगह जगह चेक इन हुई है, ये भाई प्यार नहीं तो क्या? क्यों जी भाई साहब? जो सीमा जी कह रही है वो सच है। ऐसा क्यों लगता है? क्या आप मिले उनसे बात? नहीं, हाँ मिले उनसे, वो ठीक कह रही है। सीमा भी सचिन के प्यार में सब कुर्बान करने को तैयार है। सचिन के लिए उसने धर्म और मुल्क तक छोड़ दिया, जासूसी के आरोप तक सहने को तैयार है। मुझे जिस शर्त में रखेंगे मुझे वो हर शर्त कबूल है, जिस तरह रखेंगे मुझे वो कबूल है, जिस तरह आप लोग रखोगे मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ, पर मैं ये देश छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं सीमा का भारत प्रेम देखकर पाकिस्तान जल भुन गया है, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा है। एक पाकिस्तानी का भारत और भारतीय से प्यार देखकर पाकिस्तान मातम में डूब गया है और बौखलाहट में वो अब धमकी पर भी उतर आया है। पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? सुन लिया आपने लोगों को, पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं। अब सीमा केवल एक सचिन की कहानी नहीं है, सीमा अब 2 मुल्कों की कहानी है। पाकिस्तान में भी इस पर बात हो रही है, हिंदुस्तान में भी इस पर बात हो रही है। देखिए दोनों देश में क्या कहा जा रहा है, ये देख रहे हैं, पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान। सीमा के घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा है। पाकिस्तान तक ये खबर है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है पाकिस्तान के आतंकी डकैत भी धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वहां से। सीमा के पाकिस्तान जाने पर उसकी हत्या हो सकती है। सीमा ने पाक जाने पर अपनी जान को खतरा बताया है। सीमा के धर्म बदलने को पाकिस्तान के लोग गलत बता रहे हैं। सीमा के हिंदू धर्म अपनाने पर पाकिस्तान के लोग नाराज हैं। 4 बच्चों के साथ भारत आने पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। पति गुलाम हैदर से बिना तलाक दूसरी शादी कैसे कर ली, पाकिस्तान पूछ रहा है। जो सीमा अपने मुल्क की नहीं हुई वो हिंदुस्तान की कैसे होगी, ये कह रहे हैं पाकिस्तान। वो मूल रूप से भारतीय है, शायद पाकिस्तान में रॉ एजेंट के रूप में रह रही थी, ये भी पाकिस्तानी कह रहे हैं। इस औरत की जुबान से नहीं लगता कि ये मुस्लिम है या पाकिस्तानी है, ये कहा जा रहा है। ये तो पक्का हो गया है ये हिंदू थी और हिंदू है अब सीमा के लिए, ये कह रहे हैं पाकिस्तान। इस सीमा को जल्द से जल्द पाकिस्तान लाया जाए, ये भी कह रहे हैं। अब देखिए भारत में दूसरी तरह की प्रतिक्रिया। भारत में क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान से आई सीमा और उसके बच्चों को डिपोर्ट कर देना चाहिए, वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं फिल्म गदर की तरह ये प्रेम की सच्ची कहानी है। कुछ कह रहे हैं एलओसी पर घुसपैठ नाकाम होने पर आईएसआई ने नया तरीका ढूंढ लिया है सीमा को भेजकर। कुछ का कहना है सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए था, यहां गदर एक प्रेम कथा चल रही है। कुछ कह रहे हैं यह मामला जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं। हिंदुस्तान में कुछ कह रहे हैं सीमा प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई है, सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वो वाली आवाजें भी। सीमा हैदर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, लोग ये भी कह रहे हैं सीमा सच्ची है, उसे भारत में ही रहने की अनुमति देना चाहिए। कई एजेंसी मामले की जांच कर रही हैं, जल्द सच का पता चलेगा, लोग इस बात के साथ भी हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, भारतीय टीवी देख रहे हैं,
ये भारत की बात है देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, सीमा की खबर देख रहे हैं। पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं और उसके जवाब में भारत के लोग पाकिस्तानियों को क्या जवाब दे रहे हैं, दोनों सुनिए। पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अपने के इज़्ज़त के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई नहीं देखता कि आगे आपके आखिरत में क्या बनेगा। अगर दोबारा वापस आएगी देख तो ये कि जो पाकिस्तान का माशरा वो उसको जीने नहीं देगा, ठीक है ना। अगर वो डिसीजन ले भी लेती है कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ तो पाकिस्तान का माशरा उसको जीने नहीं देगा। फिर उसका जो हस्बैंड है, उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, मे भी हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाती है तो हो सकता है कि वो खुदकुशी वाले मामले में चले जाए। उसकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है क्योंकि ऑनर किलिंग के ऊपर बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं पाकिस्तान में। देखो तो हमें तो बहुत खुशी हुई है, पाकिस्तान से लेडीज़ यहाँ पे आई है, बहुत खुशी की बात लग रही है। जब वो तो प्यार से आई है ना, जब प्यार से आई तो हमने अपना ली, इसमें क्या है। देखो प्यार कराया पबजी के द्वारा और हमारे सचिन ने एक्सेप्ट कर ली, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके घर वालों ने एक्सेप्ट कर ली उसको, ये तो खुशी की बात है ना। गद्दार नहीं, यहीं के रहने वाले ना यहीं के रहने वाले गद्दार होते तो फिर वो यही लोग क्यों छोड़ दे, कोर्ट क्यों छोड़ दे इसे, फिर बोलो। नहीं अभी तो छानबीन चल रही है सर उसकी, तो जासूस के लिए। बाकी जब तक सीमा जासूस की कोई जांच नहीं हो जाती तब तक सीमा यहीं पे रहेगी और यहाँ पे जो सम्मान है उसको सम्मान दिया जाएगा। सीमा बोल रही है वो ठीक है, वो जासूस नहीं है सीमा, मुझे एक्टिविटी से दिखाई दे रहा है वो जासूस नहीं है। जासूस तो ना, वैसे नॉर्मल लड़की है, वो तो प्यार हुआ उसे। भाई इतनी दूर से आई है, रिस्क लेके आई है, ये बताइए, जगह जगह चेक इन हुई है, ये भाई प्यार नहीं तो क्या, क्यों जी भाई साहब। जो सीमा जी कह रही है वो सच है। ऐसा क्यों लगता है, क्या आप मिले उनसे बात? नहीं, हाँ मिले उनसे, वो ठीक करी उन्होंने। जासूस तो ना, वैसे नॉर्मल लड़की है, वो तो प्यार हुआ उसे। भाई इतनी दूर से आई है, रिस्क लेके आई है, ये बताइए, जगह जगह चेक इन हुई है, ये भाई प्यार नहीं तो क्या, क्यों जी भाई साहब। तो पाकिस्तान के लोगों को आपने सुन लिया, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, विजुअल दिखाना प्लीज। कब आइए, तो पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं। आतंकी एक नया वीडियो आ गया, एक और आतंकी ने वीडियो भेजा है, ये देख रहे हैं, ग्रेनेड लिए हुए, ग्रेनेड दिखा रहा है, एक एक करके टेबल पर ग्रेनेड बिछा रखे, एक एक उठाकर गिन कर बता रहा है कि कितने ग्रेनेड है। ये भी सिंध का है, सीमा भी सिंध की है, सिंध के डकैत आतंकी बौखलाए हैं, ये धमकी दे रहा है, एक नई धमकी, हर रोज धमकी आ रही है। आगे आपको बताऊंगा, एक मौलाना ने फतवा भी जारी कर दिया पाकिस्तान से। तो लोग क्या कह रहे हैं, वहां के आतंकी क्या कह रहे हैं, वो देखिए। आज जो नए आतंकी की धमकी पाकिस्तान से आई है, वो भारत को धमका रहे हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है आतंकी। पाकिस्तानी सीमा के भारत आने से आतंकी बौखला गए। आतंकी भारत को धमकियां देना शुरू कर चुके हैं, रोज नया वीडियो बना रहे हैं। अब नया आतंकी गुट क्या कह रहा है, सीमा को वापस भेजो वरना मंदिरों पर बमबारी करेंगे, सिंध में हिंदुओं को मंदिर में जाने नहीं देंगे, इज्जत प्यारी है तो सीमा को वापस कर दो। सिंध के उत्तरी इलाकों में डकैतों के कई गैंग एक्टिव हैं, सिंध नदी के किनारे जंगलों में ये छिपे हुए रहते हैं, और सिंध के कई डकैतों ने धमकी देते हुए वीडियो जारी किए हैं। 2 दिन के अंदर सीमा को पाकिस्तान भेजने को कहा गया है, सीमा को वापस नहीं भेजने पर मंदिर पर हमले की धमकी दी है। सीमा सिंध वापस नहीं आई तो अंजाम भुगतना होगा, ये कह रहे हैं। सीमा को धमकी का एक और वीडियो सामने आया, पाकिस्तान सरकार से सीमा को वापस लाने की मांग की है, सीमा को भारत से पाकिस्तान वापस लाया जाए, और सीमा के पाक नहीं लौटने पर मंदिर पर हमले की धमकी है। सिंध में हिंदुओं को मंदिर नहीं जाने देने की चेतावनी है। ये धमकियां आतंकी दे रहे हैं। भारत के लोग भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पाकिस्तान से सीमा को आतंकी धमकी दे रहे हैं। तो सुनिए जरा आतंकियों की धमकी, और इन आतंकियों की धमकी पर वो लोग जो सीमा को देखने पहुंच रहे हैं रब्बूपुरा, वो इन धमकियों पर क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, सरियम इज्जत प्यारा है तुम्हारा। बेरे वाला जो वरी भी मां टाइम दींदो पिया, जो ना त मंदर हिक न बचदो सुओ मंदर राणे शहर औरत जा बार मोटाया वञनि, माई भी मोटाई वञे, जेकरी जो ना जेका भी पाकिस्तान में हिंदू रहंदड़ आहिनि तो पंहिंजा वारस पाण आहिनि, जेका उहे असां उनजी काई मालकी न कंदासीं। मां आगे भी यहाँ नहीं होगा कुछ भी, वो उनका, हाँ वो तो गीदड़ उनकी है, वो नहीं बोलते कुछ भी। वो जो धमकी दे रहे हैं, और ऐसे 2 कौड़ी के तो देते ही रहते, तुम देख रहे होगे कितने आते हैं यार, कितनी वीडियो आती है, 2 कौड़ी के लोग इनसे डर रहे क्या। जब इतने बड़े झगड़े वाले हैं तो यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, धमकी देने से कहा है। आज तक क्यों कुछ किया ही नहीं है उन्होंने, अब क्या करेंगे वो, करेंगे उनकी सरकार करेगी। आज तक नहीं किया, अब क्या करेंगे वो, कुछ कर ही नहीं सकते वो। तो सिर्फ आतंकी धमकी नहीं मिल रही है, पाकिस्तानी मौलानाओं ने फतवा जारी करना सीमा के खिलाफ शुरू कर दिया। ये पाकिस्तानी मौलाना है, इनका नाम है आसिम मखदूम। आसिम मखदूम सीमा के खिलाफ
सजाए मौत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सीमा ने जो किया है उस पर मौत की सजा से कम कुछ हो नहीं सकता है। जो तस्वीरें मौलाना देख रहे हैं, मौलाना उन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि सीमा भारत चली गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं मौलाना साहब। इनका कहना है आतंकियों के बाद पाकिस्तान के मौलाना भी इसमें कूद गए। पाक के मौलाना सीमा के भारत आने पर फतवा दे रहे हैं। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने यह फतवा जारी किया है। भारत आकर धर्म परिवर्तन कर सीमा ने जुर्म कर दिया है, मौलाना का कहना है। सीमा हैदर को इसकी सजा मिलनी चाहिए, सीमा को मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। सीमा ने प्यार में मुस्लिम धर्म बदल लिया, मुसलमान से हिंदू हो गई सीमा प्यार में। तो मौलाना कह रहे हैं लेकिन इसमें इसके बच्चों का क्या कसूर है? 4 बच्चों का भी जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। पाकिस्तान सरकार भारत सरकार से अपील करे सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस लाया जाए। सुनिए मौलाना आसिम मखदूम का फतवा और उस पर भारत के लोग क्या कह रहे हैं। उसने अगर ये जुर्म किया है तो उसे तो सज़ा होगी और होनी चाहिए। और इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। हम आपको रोक सकते हैं कि आप उधर जाओगी तो ऐसे ही उसने धर्म अपना लिया क्या? वो तो 3 साल पहले ही अपना लिया था। 3 साल पहले उसने वो सनातन धर्म अपना लिया था। उनको घर वालों को इतने पागल हैं, वो इनको पता ही नहीं है। वो प्रथा तक नहीं निभाई है उन्होंने, मुस्लिमों की प्रथा तक नहीं निभाई है सीमा ने। 3 साल से सनातन में है। सीधी बात है, जब वो यहाँ पे आ गए, उनका प्यार था तो उनको यहाँ ही इजाज़त दी जा रहने के लिए। जब उनको पता नहीं लगी इतने दिन भी कि कहाँ हमारी औरत रह रही है, कब चली गई, केवल जब मीडिया आई तभी तो पता लगे उनको। सुन लिया, मौलाना को हिंदुस्तान से जवाब मिल गया है, लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, पाकिस्तानी अखबारों में, पाकिस्तानी न्यूज चैनल में भी यह खबर छाई। ये देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल अखबार, देखिए ये वो तस्वीर है जब सीमा और सचिन की गिरफ्तारी हुई थी। पबजी के जरिए कैसे सीमा और सचिन का प्यार परवान चढ़ा, ये बात हो रही है पाकिस्तान के अखबार क्या लिख रहे हैं सीमा और सचिन को लेकर, ये आपको बताता हूं। वहां क्या बातचीत हो रही है, ये पाकिस्तानी अखबार है डेली पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया में सीमा को लेकर चर्चा, और डेली पाकिस्तान में सीमा सचिन को लेकर खबर छपी है। पाकिस्तानी महिला ने हिंदू धर्म अपनाया, भारतीय से शादी की। सीमा और सचिन की लव स्टोरी को फिल्मी कहानी जैसा बताया गया है। इस लेख में आगे लिखा गया है, प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। अवैध तरीके से भारत में एंट्री पर दोनों को गिरफ्तार किया गया, बाद में कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। सीमा हैदर ने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है। सीमा हैदर के शाकाहारी बनने पर भी अखबार में खबर छपी। खबर के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान अब नहीं आना चाहती हैं। सीमा और उनके 4 बच्चे भारत के सचिन के साथ खुश हैं। अगला है जियो न्यूज। पाकिस्तान के जियो न्यूज पर भी सीमा की खबर चली। पबजी लव स्टोरी, प्रेमी से मिलने पाकिस्तानी मां भारत पहुंची। भारत पहुंचने के बाद नोएडा के जेल भी पहुंच गई। गेमिंग ऐप से दोनों का प्यार परवान चढ़ा। सीमा अवैध तरीके से भारत पहुंची थी। 1 महीने तक ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ सीमा रही। सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं इस पर। क्या सीमा पाकिस्तान और इंडिया के किसी बॉर्डर से क्रॉस हुई है? क्या वो पाकिस्तान के हदूद से इंडिया में दाखिल हुई है? इसका जवाब है नहीं, वो दाखिल हुई है नेपाल से। तो आपकी ये लड़ाई बनती है नेपाली गवर्नमेंट के साथ। आप उनसे पूछें कि उनकी एजेंसीज, उनकी फौज ने इसको हिंदुस्तान में कैसे दाखिल होने दिया है। एक लड़की वहां से अपने बच्चों को लेकर के और दूसरे मुल्क से होकर उसको यहाँ के भागना पड़ता है। ये पाकिस्तान के मीडिया के, वहां के इंटेलेक्चुअल्स के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय होना चाहिए कि ऐसा क्या परिस्थिति पैदा हुई है। ये तो इतना आसान हमको नहीं लगता है कि एक पबजी में एक ऐसा लड़का जो हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बहुत तो स्टैंडर्ड भी नहीं है, उसके प्यार में लेकर के वो अगर यहाँ तक आ जाती है, अपनी संपत्ति बेच देती है,
तो आपके लिए इतना मजाक है, आप कर रहे हैं प्रपोजल भेजो, आपकी लड़कियां हमारे यहाँ आ रही हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि आप ये छोड़ रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में समस्या है, यहाँ की लड़कियां ऐसे ही नेपाल होकर के भारत में घुसे और हम उस पर कोई एक्शन ना करें। अब ये तो बात हो गई भारत और पाकिस्तान की कि भारत में क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है, लेकिन भारत में सीमा के जो लोग साथ खड़े हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं। जैसे सीमा मीडिया से बात कर रही है, हर रोज कम से कम 50 चैनल से सीमा बात कर रही है, लंबे लंबे इंटरव्यूज हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं, सीमा जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है उस भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है सीमा की अंग्रेजी पर सवाल उठ रहे हैं, सीमा की हिंदी पर सवाल उठ रहे हैं, सीमा की उर्दू पर सवाल उठ रहे हैं। सीमा इंटरव्यूज दे रही सुबह से शाम तक। पाकिस्तानी सीमा हैदर वैसे तो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन सीमा की अंग्रेजी पर सवाल उठ रहे हैं कि अंग्रेजी अच्छी बोल रही। जांच के दौरान उससे अंग्रेजी में सवाल भी पूछे गए थे और सीमा ने सवालों का जवाब अंग्रेजी में दिया था। अंग्रेजी ही नहीं, सीमा कंप्यूटर की भी एक्सपर्ट है और सीमा अब हिंदी भी बहुत अच्छी बोल लेती है। जितने इंटरव्यूज हैं उसमें अच्छी हिंदी बोल रही हैं। उर्दू के शब्दों का पता नहीं है, जबकि पाकिस्तान से आई है तो शब्दों में उर्दू भी होनी चाहिए। सीमा ने अपनी हिंदी का क्रेडिट सचिन को दिया है। सचिन की वजह से यहां की भाषा जल्दी सीख गई है। सीमा लगातार चैनलों को इंटरव्यू दे रही और इस दौरान अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल कर रही है। मुश्किल सवालों पर भी सीमा घबराती नहीं है और यह कहूंगा कि इंटरव्यू के दौरान सीमा सचिन से बेहतर हिंदी बोल रही है। बड़ी आसानी से उन सवालों का जवाब भी दे रही है जो उनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन सीमा धर्म से मुसलमान थी, सीमा से कुरान की सूरा सुनाने को कहा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसलिए बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने भाषा को लेकर सीमा से सवाल पूछा, कुरान की सूरा पर सवाल पूछा। सुनिए जरा क्या कह रही है। मेरी मोहब्बत है इनसे, कोई समझता क्यों नहीं। जब मैं देश पार कर सकती हूँ इनके प्यार में, क्या इनकी भाषा में नहीं सीख सकती, इनका धर्म में नहीं सीख सकती। और दूसरी बात, हाँ 3 साल हुए मेरे रिश्ते को, 2 साल हुए मैं हमारी गहराई को। 32 घंटे हमारी व्हाट्सएप पे कॉल चलती थी, ऐसा कोई मिनट जब तक फ़ोन ना बंद होता था हमारी कॉल कटती नहीं थी। तो सोचें क्या हमारी मैं इनकी हिंदी नहीं सीख सकती? बिल्कुल। जब ये मेरी आदि भाषा सीख सकते थे तो क्या मैं इनकी भाषा नहीं सीख सकती? आप मुस्लिम हैं लेकिन आप कोई भी कलमा नहीं जानती हैं और हाँ ये किस तरीके की बातें चल रही हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस पर क्या बोलें। मैं बोलती नहीं, मैं सब कलमा जानती हूँ, नमाज जानती हूँ, हर आयत जानती हूँ मैम। जितनी मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, 2 मिनट, मैं कलमा जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। मैं पढ़ती नहीं क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कह रही, मैं सब जानती हूँ मैम। आप कलमा पूछ लें, नमाज पूछ लें, मुझे सब आती है मैम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक सवाल आपके दिमाग में होगा, देश के लोगों के भी दिमाग में है। अमूमन कोई घुसपैठ करके देश में दाखिल होता है तो उसे क्या किया जाता है? गिरफ्तार करके जेल रहता है, बहुत दिन तक जेल रहता है। एक दिमाग में सवाल यह है कि गिरफ्तारी तो सीमा की भी हुई। ये सीमा की गिरफ्तारी की तस्वीरें। सीमा के बारे में समझिए कि सीमा 50 दिन से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आकर नोएडा में रह रही थी। 50 दिन से किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जैसे ही सीमा सचिन ने फैसला किया और शादी करते हैं, वकील के पास गई और उसको बताया गया कि भाई इनके दस्तावेज तो पाकिस्तानी है। वकील ने मना कर दिया शादी कराने से और पुलिस को बता दिया, तब गिरफ्तारी हुई है। वो भी जब नोएडा के रब्बूपुरा से भागकर वल्लभगढ़ पहुंच गई, पुलिस पीछे पीछे जाकर गिरफ्तार करी पुलिस ने। उसके बाद भी अगले दिन ही जमानत मिल गई। तो अब सवाल सभी के दिमाग में यह है कि सीमा को इतनी जल्दी जमानत मिल कैसे गई? किसने सीमा को जमानत दे दी? आखिर क्या वजह है जो एक दिन में किसी घुसपैठ करने वाले को जमानत दे दी गई हो? अब वजह मैं आपको बताता हूं। सीमा 13 मई को नेपाल के रास्ते भारत आई। 13 मई को, 4 जुलाई को सीमा और सचिन गिरफ्तार हुए। अवैध रूप से भारत आने के आरोप में गिरफ्तारी हुई इनकी। सीमा का साथ देने के आरोप में सचिन भी गिरफ्तार हो गए। पुलिस को सीमा के पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले। 3 फर्जी, या 1 फर्जी पर जेल हो जाती है। उसके पास से 4 पासपोर्ट मिलने का भी दावा है। पुलिस धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की तैयारी में थी। सीमा पर धोखाधड़ी की धारा 420 और 467 लगाई जाती।
जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। अब जमानत कैसे हुई? सीमा पर यह धाराएं नहीं लगाई गई, तो 7 साल से ज्यादा की सजा होने पर जमानत नहीं मिलती है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई वो सब 7 साल से कम थी। कोर्ट और पुलिस के सामने उसके बाद सीमा ने गुहार लगाई। सीमा हैदर ने बच्चों की सुरक्षा का हवाला दिया, कोर्ट में सचिन के साथ शादी का खुलासा किया, कहा हिंदू बन गई हूं, भारत में ही रहूंगी। सीमा ने पाकिस्तान न भेजने की भी गुहार लगाई, भारतीय संविधान और कानून मानने का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद सीमा पर धोखाधड़ी का मामला नहीं लगाया गया, गंभीर धाराओं में केस दर्ज नहीं किया गया। कुछ शर्तों के साथ सीमा और सचिन को जमानत दे दी गई। रोज रब्बूपुरा पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाएंगी। कब जाएंगी? दिन भर तो इंटरव्यू में बिजी रहती हैं। सीमा सचिन देश छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त, जब तक मामला चल रहा है तो पता नहीं बदलेंगे। अब आपको बताऊं, एक और नया झूठ सीमा का मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीमा के फर्जी दस्तावेज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सीमा कह रही हैं उनकी उम्र 27 साल है। मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं उनकी उम्र पर जो झूठ बोल रही है वो। पहले सीमा को सुनिए। ये पाकिस्तान में आमतौर पे चलता है, जो 30 साल की वो खुद को 22 साल की बताती है, और आधार कार्ड क्योंकि आईडी कार्ड देखी जाती है उसी पे एज का अंदाज़ा लगा जाता है। तो इसी कारण मेरे पापा ने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कम एज में बनवाया, कम एज वाला बनवाया था। मैंने यहाँ के जो कानून वाले जो भी थे उनको दोनों एज बताई थी। सर मेरे कागज़ों में ये लिखी गई है, पर रियल में मैं 27 साल की हूँ और मेरे पास किसी देश का कोई पासपोर्ट नहीं। मेरे पास 5 पासपोर्ट हैं, 4 बच्चों का, एक मेरा और पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मेरे पासपोर्ट में 2 वीज़े हैं और उनमें बच्चों के में एक वीज़ा है। सीमा कह रही है मैं 27 साल की हूं। अब मैं आपको बताऊंगा सीमा 27 की भी नहीं है। सीमा का पहला दस्तावेज फुल स्क्रीन लीजिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ ये मैंने पहले आपको दिखाया है, दोबारा आपको दिखा रहा हूं, कुछ और दस्तावेज दिखाने इसलिए। ये पहला दस्तावेज, इसे ऊपर करिए प्लीज। नीचे डेट ऑफ बर्थ जो लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है 1 जनवरी 2002। इस दस्तावेज के हिसाब से सीमा की उम्र है 21 साल। सीमा कह रही है 27 साल, उम्र है 21 साल। अगला दस्तावेज देखिए, ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फुल स्क्रीन लीजिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसमें सीमा की डेट ऑफ बर्थ देखिए जरा। सबसे ऊपर गुलाम हैदर के बगल में सीमा की तस्वीर है, इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1 जनवरी 2002। यानी इस दस्तावेज के हिसाब से भी सीमा 21 साल की है, उम्र बता रही है 27 साल। अगला दस्तावेज देखिए, यह हलफनामा है, ऊपर फोटो सीमा और गुलाम की लगी हुई है। यह हलफनामा है, इस हलफनामे में लिखा है सीमा की जो उम्र है 19-20 साल जब का यह हलफनामा है, और हलफनामा बना है 2014 का। देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। यह हलफनामा सीमा और गुलाम की शादी के वक्त का है। ऊपर देखिए लिखा है अबाउट 19/20 ईयर्स। सीमा की उम्र 19 से 20 साल लिखी हुई है। उसके नीचे देखिए लिखा है 2014, 16/2014, यानी यह हलफनामा 2014 में बना। 2014 में सीमा की उम्र 19 से 20 साल थी, तो आज सीमा की उम्र हो गई 29 साल। यानी सीमा 27 साल जो बोल रही है वो भी झूठ है। तो सच है क्या? अब सच का पता देश की एजेंसियों को लगाना है। जूम आउट कीजिए प्लीज फ्रेम, और ये एक आपके सामने ये दस्तावेज है और एक सीमा की डेट ऑफ बर्थ का ये दस्तावेज। दोनों में जो मैं बोल्ड करके आपको दिखा रहा हूं उससे आपको अंदाजा होगा। ऊपर आप देख रहे हैं यहां लिखा है 19 से 20 साल, और यहां नीचे अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है 2014। सीमा की उम्र को लेकर अलग अलग दावे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा ने असली उम्र छिपाई है और उसके पास से बरामद दस्तावेज फर्जी है, क्योंकि भारत में किसी का एक दस्तावेज फर्जी हो न जाने कितने दिन उसे जेल में रहना पड़ता है जब तक जमानत न मिल जाए। सीमा के पास से जो पाकिस्तानी पहचान पत्र मिला है उसमें सीमा की जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 है। इस हिसाब से सीमा फिलहाल 21 साल की हुई, जबकि सीमा के पुराने हलफनामे में जन्म की तारीख अलग है। यह हलफनामा 2014 में गुलाम से निकाह के वक्त बना था। इस हलफनामे में सीमा का जन्म का साल 1994, और इस लिहाज से सीमा की उम्र 29 साल होती है। यानी दोनों दस्तावेजों से में 8 साल का अंतर है। किसी की उम्र में 1 साल, 2 साल, 3 साल का अंतर हो सकता है, 8 साल के अंतर के दस्तावेज तो नहीं होते।
अब इन दोनों में से कोई एक दस्तावेज झूठा है, लेकिन एक नहीं, ये दोनों दस्तावेज झूठे हैं, क्योंकि सीमा तो कह रही है वो 27 की है, ना 21 की है ना 29 की। या ये भी हो सकता है दोनों में दर्ज उम्र गलत हो, क्योंकि उम्र के सवाल पर सीमा दूसरी बात कह रही है। बातचीत में सीमा ने 1996 में जन्म की बात कही है, यानी सीमा हैदर खुद को 27 साल बता रही हैं अभी। लेकिन इन सब के बावजूद जो सीमा के ससुर हैं, सचिन के पिताश्री नेत्रपाल जी क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। ये गलत फहमी है, हमारे भारतवासी जो सोच रहे हैं जिस बात को, चाहे इसके जो वो मशीन लगती है नहीं, उस मशीन को लगा दीजिए, यदि इसके दिल में कोई गलत भावना है ना तो हम भी सूली पे चढ़ जाएंगे। ये नहीं, हम भी सूली पे चढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल दूध धोई, बिल्कुल कोई किसी की मतलब कोई कमी नहीं है इसके अंदर। ये खाली सचिन से प्यार करती है। इस मामले में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बात एसडीएम ज्योति और आलोक की करने जा रहे हैं। कल एक्शन की बात बताई थी, आज एक्शन हो गया है। मनीष जी सस्पेंड हो गए और अब बारी मैडम की है। ये बात इसलिए क्योंकि ये आलोक जब आए मीडिया कैमरों के सामने फूट फूट कर रो पड़े, बताने लगे उन्होंने पत्नी के लिए क्या क्या नहीं किया। खुद सफाई कर्मी होने के बावजूद पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और इसकी शिकायत भी की उन्होंने। अगली तस्वीर दिखाइए। शिकायत की मनीष के खिलाफ। मनीष दुबे, आलोक ने आरोप लगाया उनको मारने की साजिश कर रहे थे। आलोक ने आरोप लगाया कि मनीष हत्या की तैयारी में थे उनकी पत्नी के साथ मिलकर। अब एसडीएम साहब सस्पेंड हो गए, एसडीएम साहब की बारी है, लेकिन मनीष सस्पेंड हो गए। यह है एसडीएम ज्योति। अगला नंबर ज्योति का है। सस्पेंड करने वाले अधिकारी क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। प्यार के साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे हैं। एसडीएम साहिबा की प्रेम कहानी पर अब सरकार का डंडा चलने लगा है। राज्य सरकार ने होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है। कमांडेंट मनीष दुबे पर शुरुआती कार्रवाई हो गई है, जल्द ही कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। कमांडेंट साहब के खिलाफ विभाग और बड़ा एक्शन लेने वाला है। आरोप अपनी पत्नी के संबंध में लगाए थे और हमारा जो कंसर्न था वो हमारे कमांडेंट्स के संबंध में था कि हमारा कमांडेंट उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए हमें उसको कमांडेंट के विरुद्ध जांच करानी। कौन कमांडेंट श्री मनीष दुबे। दरअसल आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की प्रेम कहानी के सबूत उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिए थे और इस पर कार्रवाई के लिए कहा था। शुरुआत में पुलिस हीला हवाली करती रही क्योंकि मनीष दुबे खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े ओहदे पर हैं। लेकिन जैसे ही ये कहानी मीडिया में आई, मनीष दुबे पर शिकंजा कस गया। मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था और रिपोर्ट सौंप दी गई है। सर रिपोर्ट अभी आपके ही सूत्रों से पता चल रहा है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है। दरअसल जब से ये कहानी मीडिया में आई है, सरकार के तेवर सख्त हैं। रही सही कसर होमगार्ड मंत्री ने पूरी कर दी थी जब उन्होंने दो टूक कहा था कि एक्शन होगा और इसके कुछ ही घंटे बाद एक्शन हो गया। सुनिए योगी के मंत्री ने क्या कहा था। जो भी होगा, जो जांच रिपोर्ट में आया है, जांच हमने कराई है और जांच की रिपोर्ट को हम देखेंगे। कल शाम को जांच शासन में आ गई है, लेकिन हमारे वहाँ न होने के कारण हमारे अपर मुख्य सचिव उसे देखेंगे। आज हम कल जाएंगे और देखेंगे, उसके बाद में फिर निर्णय होगा। तो आलोक की शिकायत पर मनीष यानी कमांडेंट साहब नप गए, सस्पेंशन हो गया। क्या सबूत थे उनके खिलाफ, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा सबूत क्या थे, ये आप देख रहे हैं। ये है मनीष दुबे, इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठी थी, इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट दे दी गई और सस्पेंड हो गए। ये ज्योति और वो आलोक। एसडीएम ज्योति केस में ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड कर दिए गए हैं।
आलोक मौर्य की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई इनके खिलाफ। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति हैं आलोक मौर्य, मनीष दुबे पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए। मनीष दुबे पर हत्या की साजिश का आरोप लगा है। आलोक मौर्य की हत्या, आलोक मौर्य ने थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। प्रयागराज के धूमनगंज में मामला दर्ज कराया था। आलोक मौर्य की शिकायत के बाद जांच की गई। डीजी होमगार्ड ने डीआईजी प्रयागराज को जांच सौंपी थी। जांच में मनीष दुबे के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे। मनीष दुबे के खिलाफ पहला सबूत क्या था? रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग आलोक ने मुहैया करवाई थी डीजी साहब को, वो रिकॉर्डिंग दी गई। रिकॉर्डिंग में आलोक के खिलाफ साजिश के सबूत, यानी मनीष कमांडेंट साहब आलोक मौर्य के खिलाफ साजिश कर रहे थे, जिसमें आलोक को रास्ते से हटाने की बातचीत रिकॉर्ड थी, यानी आलोक की हत्या की बात रिकॉर्ड थी। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग आलोक मौर्य ने मुहैया कराई थी डीआईजी को। इस रिकॉर्डिंग में फॉरेंसिक जांच की भी तैयारी है। दूसरा सबूत क्या था? आलोक मौर्य ने व्हाट्सएप चैट भी दिया था डीआईजी को, जिसमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की बातचीत थी। इस बातचीत से ही दोनों के राज सामने आ गए थे। तीसरा सबूत, मनीष पर पहले भी आरोप लगते रहे, लेकिन पद के रसूख की वजह से मनीष बचते रहे। अब पहले की शिकायत को भी संज्ञान में लिया गया है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी पर दबाव बनाने का आरोप भी मनीष पर है। सुनिए जरा, मनीष पर जब ये आरोप लगे, आलोक ने आरोप लगाया, आलोक ने कहा मैंने पत्नी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया। इस पर मनीष का एक वीडियो वायरल था, वो सुनिए जरा। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, प्लीज, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। सर ज्योति मौर्य के हस्बैंड ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कैसे आरोप है उस पर सर क्या कहना है? सर ज्योति मौर्य के हस्बैंड लगाए, क्या कहना है आपको उस पर? प्रारंभिक जांच करके जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है, और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में, इसलिए यह भी संस्तुति की है कि इनको निलंबित करते हुए, श्री मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी जाए। ऐसा चैट में आया है, या ऐसा हमारे एक महिला होमगार्ड ने सेक्सुअल एडवांसमेंट की शिकायत की है, जिसको कि प्रथम दृष्टया इसमें सही पाए गए हैं, तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता, उसकी भी रिकमेंडेशन की गई। विभागीय कार्रवाई जब भी होती है, गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई होती है, तो ये कहा ही जाता है कि फिर किसी को गंभीर आरोपों में जब विभागीय कार्रवाई होती है तो सस्पेंशन के साथ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। शासन इसमें जो निर्णय लेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, मनीष दुबे पर इससे पहले बहुत सी शिकायतें हुई हैं। कुछ और कारनामों की फहरिस्त मनीष दुबे की आपको दिखाने जा रहा हूं। फहरिस्त यह है, मनीष दुबे आदत से मजबूर है। इनके कई कारनामे पहले सामने आ चुके हैं। मनीष दुबे के खिलाफ सारे कारनामे गंभीर हैं, जिन्हें कमांडेंट के पद पर रहते हुए किया गया है। कारनामा नंबर 1 क्या है? पहला मामला एसडीएम ज्योति से संबंधित है। मनीष पर ज्योति से अवैध संबंध के आरोप, ज्योति के पति ने इसके सबूत भी पेश किए। 3 जून को आलोक मौर्य ने लिखित बयान भी दिया है। ज्योति मौर्य ने इन आरोपों से इनकार नहीं किया। मनीष दुबे ने भी इन आरोपों को खारिज नहीं किया। कारनामा नंबर 2, मनीष के खिलाफ दूसरा मामला अमरोहा का है। तब मनीष दुबे अमरोहा में होमगार्ड कमांडेंट थे। एक महिला होमगार्ड ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कहा था मनीष दुबे उसे अकेले में रात को बुलाते थे और मैंने मना कर दिया तो मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी मनीष ने। एक बार मुझे 2 महीने तक ड्यूटी नहीं दी गई थी। मैंने इसकी शिकायत सीनियर अफसरों से की थी और बाद में इस महिला होमगार्ड ने अपना तबादला करवा लिया मनीष से परेशान होकर। कारनामा नंबर 3, तीसरी शिकायत खुद मनीष दुबे की पत्नी ने की। मनीष की पत्नी ने इस बारे में लिखित बयान दिए और कहा कि शादी के बाद से मनीष दहेज की मांग कर रहे थे। मनीष ने उससे 80 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। मनीष की यह शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी। अब सुनिए जरा, एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य क्या कह रहे हैं।
सर विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनीष दुबे है, जो उसने कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद किया। जैसा कि उनकी पत्नी खुद कह रही हैं ऑडियो में कि वो उनका नंबर चौथे पे है। तो वो सर उसका वो इसी टाइप का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था। वो भी दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए। जैसा कि हमारे एक संपर्क में हमारी एक बहन ही कह लीजिए अमरोहा की होमगार्ड है, उसने भी मुझसे संपर्क किया और मुझसे रो के कहने लगी कि भैया वो रोज़ मुझे रात को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी तो मुझे निलंबन बर्खास्त कर देता था। उसने अपना लेटर दिखाया, उसने आज ही नहीं 1 साल पूर्व डीजीपी साहब को और कई जगह शिकायत किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसने मुझे लेटर लिख के भेजा और मीडिया को भी लेटर दिया कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो आज आलोक भैया का घर टूटने से बच गया। अब आइए आपको बताते हैं एसडीएम ज्योति के पति आलोक क्या सच बताते हैं। वो बताते हैं कि आखिर मनीष और ज्योति कैसे मिले, आलोक को कब पता चला, कैसे पता चला, एक लंबी कहानी है। क्योंकि आलोक की जो पत्नी थी, जो एसडीएम ज्योति जब एसडीएम नहीं थी तो वो पढ़ाती थी और उसके बाद आलोक ने उन्हें आगे पढ़ने को कहा और एसडीएम बन गई। लेकिन बीच में मनीष कहां से आ गए? मनीष ज्योति के रिश्ते पर खुलासा खुद आलोक मौर्य ने किया था। जो एसडीएम ज्योति के पति हैं, इन दोनों के जुड़वा बच्चे हैं। आलोक का कहना है 2020 में ज्योति मनीष की मुलाकात हुई, लेकिन यह मुलाकात 2 अधिकारियों की मुलाकात थी। बाद में ज्योति और मनीष सोशल साइट के जरिए जुड़ गए। इसके बाद दोनों में फेसबुक पर बातें होने लगी। शुरुआत में बातचीत ऑफिशियल होती थी, समय के साथ इसका दायरा बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इस बातचीत में नया मोड़ आ गया, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ और उसे लगा कि ये दोनों अफसरों का मामला है, 2 अफसर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने फेसबुक पर दोनों की बातचीत पढ़ ली। आलोक का कहना है कि एक दिन ज्योति का फेसबुक खुला रह गया, मेरी नजर उसकी चैट पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। इसके बाद मेरा ज्योति से झगड़ा होने लगा, वो मुझे जेल भेजने की धमकी देने लगी और इसी दौरान मैंने एक होटल में दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद किसी और सबूत की जरूरत नहीं रह गई थी। सुनिए, अब सुनिए, मनीष से कई बार मीडिया के कैमरों के सामने सवाल किया गया। मनीष हमेशा जवाब देने से भागते रहे। कभी मनीष ने ना इनकार किया ना इकरार किया। मनीष से पूछा गया कि आलोक कह रहे हैं उन्होंने पढ़ा लिखा कर बीवी को एसडीएम बनाया है, इस पर मनीष दुबे क्या कह रहे हैं, सुनिए। हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया, पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बनना। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, वो भी हतप्रभ है। पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं पे वहीं खत्म करना चाहिए था। अब अगला नंबर किसका है? मनीष दुबे पर कार्रवाई हो गई, अगला नंबर ज्योति का है, एसडीएम ज्योति का। क्या उन पर भी एक्शन होगा? मनीष दुबे पर कार्रवाई हो चुकी है और साहब सस्पेंड हो गए, एफआईआर भी होगी उनके खिलाफ, क्योंकि आलोक को हत्या करने, आलोक को मारने की साजिश का भी आरोप है। यह आरोप बड़ा, एक ऑफिसर जो ड्यूटी पर हो, वर्दीधारी हो और वो किसी की हत्या की साजिश रच रहा हो, उसके सबूत दिए गए हो, इसलिए एफआईआर भी संभव है होगी। कमांडेंट मनीष दुबे जेल भी जा सकते हैं। मुश्किल एसडीएम साहिबा की भी बढ़ने वाली है। संकेत है कि एसडीएम ज्योति पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पहली नजर में उन्हें भी गुनाहगार माना गया। ज्योति के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो गंभीर हैं। ये सबूत खुद आलोक मौर्य ने मुहैया कराए। सोशल साइट से भी कई सबूत हासिल हुए, जिसके बाद उन्हें तलब किया गया था।
तब ज्योति ने अपना पक्ष रखा था, अपने को बेगुनाह करार दिया था, उस वक्त इसे बात का बतंगड़ बताया था। यह वाकया 8 जुलाई का है और ऐसे में कभी भी कार्रवाई का ऐलान हो सकता है। हालांकि ज्योति मौर्य ने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। कार्रवाई क्या होगी, सबको इसका इंतजार है। सुनिए ज्योति इस मामले में पहले क्या कह चुकी हैं और आलोक को भी। उन्होंने झूठ बोल के शादी की थी, नहीं तो मैं किसी सफाई करने की शादी नहीं की। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था और जिस टाइम शादी हुई थी उस टाइम में प्रिपरेशन कर दी थी। शादी के बाद काफी बाद में पता चला, करीब 8-9 साल बाद पता चला। इसके बाद मैंने पता किया 8-9 साल तक छुप के रखा, बाकी रखा हुआ आदमी हमेशा ही झूठ। आप रिकॉर्ड। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसडीएम ज्योति पर क्या कार्रवाई होगी अब ये देखना होगा। आज की एक और बड़ी खबर है, देश की राजधानी में जलस्तर बढ़ रहा है, पानी पानी हो सकती है डूबने की स्थिति। यमुना में उफान, बाढ़ पर घमासान चल रहा है। तस्वीर दिल्ली की दिखा रहा हूं, ये दिल्ली से पहले हिमाचल की तस्वीर है। हिमाचल में खबर आई कि बादल फट गए, ये वो तस्वीर है बादल फटने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये मंडी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मंडी में किस तरह का नुकसान हुआ है बाढ़ बारिश के बाद। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये उत्तराखंड के धारचूला की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये उत्तरकाशी में की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहाड़ से जो पानी आ रहा है, लोग किस तरह से गुजर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और ये चमोली की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। वो तो ठीक हो रहा है, इधर की साइड नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा। हाँ 2-3 बार टूटे बास में। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, दिल्ली का जलस्तर बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया दिल्ली का जलस्तर। जैसे जैसे ये बढ़ेगा दिल्ली में पानी अंदर दाखिल होने लगेगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं दिल्ली के निचले इलाकों की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो निचले इलाके हैं वहां पानी भरना शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं ट्रैक्टर के जरिए, बुलडोजर के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, पानी इस कदर बढ़ा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कितने दिन की है ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 20 दिन की बच्ची है जिसे रेस्क्यू किया गया है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं पुलिस का काम बढ़ गया है, जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है। आइए अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली में कहां कहां खतरा ज्यादा है, कहां कहां दिल्ली में पानी पहुंच चुका है और ये पानी कहां तक जा सकता है। देखिए जरा, दिल्ली में बाढ़ का खतरा है। देश की राजधानी दिल्ली में वजीराबाद, उस्मानपुर, चिल्ला, गढ़ी, यमुना बाजार, कालिंदी कुंज, सरिता विहार और ओखला, ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे यमुना का निरीक्षण करने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सौरभ भारद्वाज, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सौरभ भारद्वाज को आप देख रहे हैं यमुना का निरीक्षण करने पहुंचे। जलस्तर बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, पानी बढ़ रहा है दिल्ली में और इस पर बवाल भी हो रहा है, सियासी बवाल भी हो रहा है। पानी क्यों दिल्ली में बढ़ रहा है ये मैं आपको बताता हूं। पानी बढ़ने का कारण क्या है? पानी बढ़ने का कारण यह है क्योंकि दिल्ली में यमुना में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, हरियाणा से पानी और छोड़ा गया है। ये देख रहे हैं तस्वीर, रात 1 बजे 206.90 मीटर था जलस्तर, सुबह 4 बजे 207.06 मीटर हो गया, 10 बजे 207.37 मीटर हो गया, दोपहर 1 बजे 207.55 मीटर हो गया, अब 7 बजे तक 207.83 मीटर था। इस रफ्तार से सोचिए पानी बढ़ रहा है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जलस्तर का 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यमुना का जलस्तर 207.83 मीटर तक पहुंच चुका है, संभव है अब और आगे बढ़ गया हो।
1978 में 1978 में 207.49 था। यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है, अभी 207 भी पार कर गया, 207.83। 2 दिन पहले भी यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है और अब यमुना खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। खतरे वाले इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। प्रभावित लोगों को राहत शिविर में रखा जा रहा है। राहत बचाव कार्य के लिए 50 से ज्यादा नाव लगाई गई हैं। 2700 से अधिक टेंट की व्यवस्था की गई है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब मैं आपको सुनवाता हूं लोग क्या कह रहे हैं। वॉक्सेस सुनाइए, लोग क्या कह रहे हैं। किसकी गाय? हमारी थी, फंस गई हैं, बह गई इस पानी के अंदर। अच्छा, तो पता चल पाया कहाँ गई? कुछ नहीं पता लगा। भैंस है, गाय है, हमारी तो झुग्गी और सामान भी है हमारे यहाँ गौशाला में, और कुछ ना है, पूरा डूब गया। और क्या, सब बह गो। खाली कपड़े भी बह गए, यही कपड़े हैं हमारे पास, और गाय भी 2 बह गई, अभी सामान अंदर ही है। 5 गाय अभी लेके आ रहे थे ना, बह गई थी 5 लाते समय मतलब वो फिर हमारे काबू से बाहर थी ना, वो बहाव इतना है, हम उनको पकड़ रहे हैं अपनी तरफ, वो खींच रहा है अपनी तरफ, फिर हमें रस्सी छोड़ना पड़ा। रोंगी ना आ गया, मेरी भैंस 2 रोग से बहेंगी, 3 रोग से कट्टियाँ छोटी छोटी सी थी उनके। आइए, अब हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी है। अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार से मदद मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जो चिट्ठी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। केजरीवाल ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है, कह रहे हैं जो हालात हैं उसके बाद सरकार हमारी मदद करे। बाढ़ की स्थिति पर केजरीवाल ने केंद्र से मदद मांगी है। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हुई, फिर भी यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, यानी हरियाणा की तरफ से, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हथनी कुंड से सीमित स्तर पर पानी छोड़ा जाए जिससे यमुना का जलस्तर और ना बढ़ने पाए। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है। दिल्ली में बाढ़ आई तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर अब सियासतदान क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जब मदद मांग रहे हैं, इस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि ऐसे तो सियासत, और जब हाथ पांव फूल जाए तो मोदी की याद आने लगती है। देखिए जरा सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा जा रहा है और केजरीवाल के इस चिट्ठी के बाद क्या कहा जा रहा है, ये देखिए जरा। आरपी सिंह कह रहे हैं ऑक्सीजन संकट आए तो अमित शाह जी ऑक्सीजन दे दो, बिजली संकट आए तो अमित शाह जी कोयला दे दो, कोविड संकट आए तो अमित शाह जी बेड की व्यवस्था कर दो, यमुना का जलस्तर बढ़ा अमित शाह जी मदद कर दो। मैं तो बस विज्ञापन पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, दारू का गोरख धंधा करूंगा, बाकी काम सेंटर कर ले। दिल्ली बीजेपी का कहना है केजरीवाल जी खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, लेकिन जब दिल्ली पर कोई मुसीबत आती है आप तो गायब हो जाते हैं या दूसरों को जिम्मेदार बताने लगते हैं। कभी तो कुछ काम किया कीजिए। मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली बेहाल है, जल जमाव के कारण दिल्ली की आप सरकार लापता है। जो अपनी जिम्मेदारी ना उठाए, दिल्ली उस अरविंद केजरीवाल जैसों का बोझ आखिर क्यों उठाए। उमेश कुमार कह रहे हैं दिल्ली वालों पर जब मुसीबत आती है केजरीवाल केंद्र की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। कोरोना काल में भी केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए थे, अब बाढ़ आ रही है तो फिर केंद्र सरकार पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। एन मिश्रा कह रहे हैं केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, जैसे कि जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, जनता के पैसों पर डाका डालना है, इससे फुर्सत मिले तब ना दूसरों कार्यों पर ध्यान दे सकेंगे केजरीवाल। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें दूसरे शहरों से भी आई हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये अनिल विज का मंत्री जी का घर है, ये देख रहे हैं आप। इनके घर में भी पानी भरा हरियाणा में, देख रहे हैं घर पानी में घुसा हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए। अगले मंत्री देखिए, दुष्यंत चौटाला खुद बाहर हैं और मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो हरियाणा का भी वही हाल है दरअसल। आज देखिए क्या है बात पते की में खास, जो आपकी सीधे सेहत से जुड़ा हुआ है। आज आपको बताने जा रहे हैं आपकी सेहत से जुड़ा जंक फूड बच्चों की सेहत पर बहुत ज्यादा असर डाल रहा है।
ज्यादा जंक फूड खाने से किडनी की पथरी का खतरा बढ़ गया है। 6 से 14 साल के बच्चों में स्टोन का खतरा 3 गुना बढ़ गया है, जिनकी उम्र 6 से 14 साल है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में दावा किया गया है 30 साल पहले तक पथरी को बड़ों की बीमारी माना जाता था। किडनी में पत्थर सिर्फ बड़ों को होते हैं, लेकिन अब बच्चों को हो रहे हैं। अब 25 साल से कम उम्र के युवा और बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चिप्स, डिब्बा बंद खाद्य और एनर्जी ड्रिंक से ज्यादा खतरा है, जो आप पैक्ड चीजें लेते हैं। करीब 27% से ज्यादा बच्चे रोज एनर्जी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और इससे शरीर में अतिरिक्त खनिज और नमक जाता है। जंक फूड में हाई कैलोरी और काफी सोडियम भी होता है, जो शरीर में कैल्शियम के पाचन को प्रभावित करता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर पथरी बनने लगती है। कम पानी पीने से भी किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।